भारतीय राजनीति में कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जो पहले तो बड़े से बड़ा गुनाह करते हैं और फिर जमकर अपने रसूख, पावर और पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही 6 बार के विधायक और मायावती की सरकार में मंत्री रहे बाहुबली नेता की है, जिसने पहले तो अपने से आधी उम्र की लड़की को अपने झांसे में फंसाकर 3-3 बार प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसके साथ ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया कि सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की। तो आखिर क्या है अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। यकीन मानिए, जब आप इस केस के बारे में सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ जानेंगे तो आपके लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 1989 में पहली बार विधायक बनने वाले अमरमणि त्रिपाठी आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ये लगातार विधायक तो चुने ही जाते थे, सरकार बदलने के बाद भी ये हर पार्टी की सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा हुआ करते थे। दूसरी तरफ इस कहानी की दूसरी अहम किरदार मधुमिता शुक्ला बहुत कम उम्र में ही कवि सम्मेलनों के आयोजकों की पहली पसंद बन गई थीं। अभी इनकी उम्र 20 साल भी नहीं हुई थी कि तीखे तेवर और शानदार कविताओं की वजह से लोगों ने इन्हें काफी पसंद करना शुरू कर दिया था। पहले तो मधुमिता शुक्ला अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे मंचों पर प्रस्तुति देकर करती थीं, मगर जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, इन्हें दूसरे राज्यों से भी बुलावा आने लगता है। इसी क्रम में साल 2000 में मधुमिता शुक्ला के पास दिल्ली में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शामिल होने का न्योता आता है। हजारों की भीड़ के सामने कम उम्र की मधुमिता शुक्ला एक मंझे हुए कवि की तरह अपनी कविताएं पढ़ती हैं, जिसे सुनकर हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो जाता है। यहां मौजूद ऑडियंस में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी भी शामिल थीं। अमरमणि की मां सावित्री मणि त्रिपाठी को कविताओं से बहुत ज्यादा प्रेम था। प्रोग्राम के दौरान ही जब अमरमणि की मां को पता चलता है कि मधुमती शुक्ला भी लखनऊ की हैं, तो एक ही शहर के होने की वजह से प्रोग्राम खत्म होने के बाद सावित्री मणि त्रिपाठी अपनी 2 बेटियों के साथ खास तौर से मधुमिता शुक्ला से मिलने जाती हैं और पर्सनली मिलकर मधुमिता का उत्साह बढ़ाती हैं। इतना ही नहीं, सावित्री मधुमिता को लखनऊ वापस आने पर उनके घर आकर मिलने का न्योता भी देती हैं। मधुमिता भी अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक कद से बखूबी वाकिफ थीं। इस कारण मधुमिता के लिए अमरमणि की मां से मिलना बड़े सम्मान की तरह था। इसलिए अमरमणि की मां के निमंत्रण को वो खुशी खुशी स्वीकार करती हैं और वादा करती हैं कि लखनऊ वापस आने के बाद वो जरूर उनसे जाकर मिलेंगी। वादे के मुताबिक जब मधुमिता वापस लखनऊ आती हैं तो अमरमणि के घर उनकी मां से मिलने के लिए जाती हैं। दोनों की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है। सावित्री मधुमिता की कविताओं से इतनी ज्यादा प्रभावित होती हैं कि इन दोनों का एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी क्रम में जब एक दिन मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी के घर आती हैं, तभी अमरमणि की नजर मधुमिता पर पड़ती है। अमरमणि भी पहले मधुमिता शुक्ला के बारे में कई बार सुन चुका था। इसके अलावा अमरमणि की मां भी मधुमिता के बारे में कई बार अमरमणि से बात कर चुकी थीं। इसलिए पहली ही मुलाकात में अमरमणि मधुमिता से अपने चुनावी भाषण के लिए कुछ लाइन लिखने के लिए कहता है। अमरमणि के कहने पर मधुमिता तुरंत कुछ लाइन लिखकर अमरमणि को दे देती हैं और इस तरह अमरमणि तथा मधुमिता शुक्ला की बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे नियमित तौर पर दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दुनिया की नजरों में मधुमिता अमरमणि के लिए चुनावी भाषण तैयार करती हैं। ये सब कुछ कई महीनों तक चलते हुए आ जाता है साल 2003। तारीख थी 9 मई। लखनऊ के निशादगंज इलाके के पेपर मिल कॉलोनी की मकान नंबर 33/6 में मधुमिता शुक्ला अपने एक नौकर देशराज के साथ रहा करती थी। शाम का समय था। मधुमिता कुछ लिखने में लगी हुई थीं, तभी दरवाजे पर 2 व्यक्ति दस्तक देते हैं। दोनों को देखकर मधुमिता दोनों को घर के अंदर आने के लिए कहती हैं तथा दूसरी तरफ मधुमिता देशराज से किचन में जाकर चाय बनाने को कहती हैं। देशराज घर पर आए मेहमानों के लिए चाय बना ही रहा होता है, तभी उसे घर के अंदर गोली चलने की आवाज आती है। वो जल्दी से किचन से भागकर बाहर निकलता है तो देखता है कि फर्श पर मधुमिता खून से लथपथ तड़प रही हैं और जिस मेहमान के लिए वो चाय बना रहा था वो तेजी से घर का दरवाजा बंद करके मोटरसाइकिल से भाग रहा है।
देशराज दोनों को भागते देख शोर मचाता है और मदद के लिए लोगों को बुलाता है, मगर कोई भी उन दोनों को पकड़ने में कामयाब नहीं होता है। इधर तड़पते हुए कुछ ही देर बाद मधुमिता का शरीर भी ठंडा पड़ जाता है। देशराज इस बारे में मधुमिता शुक्ला की जुड़वा बहन निधि शुक्ला को खबर देता है। निधि ये खबर सुनते ही आ जाती हैं। इस हत्या की जानकारी लगभग 7 बजे के आसपास स्थानीय पुलिस स्टेशन में दी जाती है। हत्या की खबर सुनकर पुलिस वालों को लगता है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है, मगर जब कुछ आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि दरअसल घर में किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई है, बल्कि बिल्कुल नजदीक से मधुमिता को गोली मारी गई है। मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी पहुंचते हैं और मामले की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थानीय पुलिस अधिकारी मधुमिता के कमरों की तलाशी लेते हैं, जहां से उन्हें मधुमिता का मोबाइल और कुछ पर्सनल डायरी मिलती हैं। घर से कुछ सबूत और सामान जब्त करके उन्हें जांच के लिए आगे भेज दिया जाता है, जबकि मधुमिता के शव को अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। खबर आती है कि जिस अस्पताल में मधुमिता का पोस्टमार्टम होता है, वहां खुद अमरमणि त्रिपाठी अपने सहयोगियों के साथ आते हैं और पोस्टमार्टम पूरा होने तक वहीं पर खड़े रहते हैं। अमरमणि के ऐसा करने के पीछे की वजह तब ये बताई जाती है कि निजी तौर पर मधुमिता को अमरमणि की मां पसंद करती थी। इसके अलावा मधुमिता खुद भी अमरमणि के लिए काम किया करती थी, इसलिए अमरमणि परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम रूम तक आते हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद अमरमणि त्रिपाठी अपनी ही निगरानी में मधुमिता शुक्ला के शव को मधुमिता के पैतृक आवास लखीमपुर खीरी के लिए रवाना कर देते हैं। लखनऊ से मधुमिता शुक्ला का घर लगभग 140 किलोमीटर था। इसमें से लगभग 110 किलोमीटर का सफर सभी लोग पूरा कर चुके थे। गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। तभी लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को गुप्त जानकारी मिलती है कि वो तत्काल ही पुलिस की एक टीम भेजकर किसी भी कीमत पर मधुमिता शुक्ला के शव को वापस लखनऊ लाने का आदेश दें। दरअसल जब मधुमिता शुक्ला की डायरी और मोबाइल की जांच की जाती है तो शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि मधुमिता ने अपनी डायरी में अपने गर्भवती होने के बारे में लिखा था। इसके अलावा इस डायरी से यह भी पता चलता है कि मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी पिछले कई वर्षों से लगातार रिलेशनशिप में थे। डायरी में यह भी दावा था कि इन दिनों मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी। एसएसपी अनिल अग्रवाल तुरंत इन दावों के बारे में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला से बात करते हैं। निधि ये बात कंफर्म करती है कि अमरमणि त्रिपाठी और उसकी बहन मधुमिता शुक्ला काफी समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे और ये तीसरी बार है जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई हैं। इससे पहले 2 बार मधुमिता का अबॉर्शन करवा दिया गया था। इसका भी जिक्र मधुमिता की डायरी में मिलता है। पुलिस अधिकारी को यह बात समझ आने लगती है कि अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी मधुमिता की हमदर्दी में नहीं, बल्कि अपना गुनाह छिपाने के लिए कर रहा है। इसलिए वो जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर मधुमिता का शव वापस लखनऊ लाने के लिए कहते हैं, ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि मधुमिता वास्तव में प्रेग्नेंट हैं या नहीं, और अगर प्रेग्नेंट हैं तो उस बच्चे का पिता कौन है। अनिल अग्रवाल के आदेश पर फिर से वापस 110 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मधुमिता के शव को बेहद ही गुपचुप तरीके से वापस लखनऊ लाया जाता है तथा शुरुआती जांच में ये कंफर्म हो जाता है कि मधुमिता 7 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रूम में मौजूद अमरमणि त्रिपाठी ने दबाव डालकर शुरुआत में ही इस तथ्य को छुपा दिया था। अब एसएसपी अनिल अग्रवाल अपनी निगरानी में मधुमिता के गर्भ में पल रहे भ्रूण का डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाते हैं, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इस बच्चे का पिता कौन है। जैसा कि मधुमिता शुक्ला की डायरी में अमरमणि त्रिपाठी का जिक्र बच्चों के पिता के तौर पर था, इसलिए पूरी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद अमरमणि त्रिपाठी का भी डीएनए सैंपल लिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब डीएनए सैंपल का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वास्तव में मधुमिता शुक्ला के गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि अमरमणि त्रिपाठी हैं। इन सब के अलावा शुरुआत में ही मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला भी पुलिस के सामने बयान देते हुए अमरमणि त्रिपाठी पर भी अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग करती हैं। निधि के मुताबिक अमरमणि ने मधुमिता से शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए थे। पहले 2 बार जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई थी तो किसी तरह अमरमणि ने अबॉर्शन करवा दिया था, मगर तीसरी बार मधुमिता अबॉर्शन करने से मना कर देती हैं। इस कारण अपना गुनाह छिपाने के लिए अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता की हत्या करवा देते हैं। निधि शुक्ला के इस बयान के बावजूद शुरुआती दौर में
अमरमणि त्रिपाठी या अमरमणि के परिवार को किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जाता है और ना ही किसी का नाम एफआईआर में दर्ज किया जाता है। मगर जब डीएनए रिपोर्ट आ जाती है तो इस मामले को क्राइम ब्रांच लखनऊ को भेज दिया जाता है। लखनऊ क्राइम ब्रांच के तत्कालीन एसपी राजेश पांडे इस केस की पूरी ईमानदारी से जांच करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि तत्काल ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थीं और अमरमणि त्रिपाठी तब मायावती की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे। मायावती पर आरोप लगने लगते हैं कि वो अमरमणि त्रिपाठी को बचाने के लिए ही अधिकारियों का ट्रांसफर करवा रही हैं। इसके अलावा लगातार सीबीआई से इस मामले की जांच की भी मांग होती रहती है, मगर मायावती इस मामले को सीबीआई तक नहीं भेजती हैं। हालांकि जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तब इस मामले की जांच सीआईडी को दे दी जाती है। मामला हाथ में लेने के बाद सीआईडी के अधिकारी इस मामले की जांच शुरू करते हैं, मगर यहां भी कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। दरअसल जब सीआईडी के 2 अधिकारी पूरी मेहनत से इस केस की जांच करने लगते हैं तथा एक दिन अमरमणि त्रिपाठी के घर उससे पूछताछ करने पहुंच जाते हैं तो उन दोनों अधिकारियों को ही मायावती की सरकार द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। अब खुले तौर पर मायावती पर अमरमणि त्रिपाठी को बचाने का आरोप लगने लगता है। हालांकि जब हंगामा ज्यादा बढ़ता है तो मायावती अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से तो निकाल देती हैं, मगर उनके खिलाफ जांच में किसी तरह की तेजी नहीं देखी जाती है। इसी बीच बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही निधि शुक्ला मामले के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात करती हैं तथा उनसे इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश करती हैं। कथित तौर पर पीएमओ से दबाव आने के बाद मायावती इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने को तैयार हो जाती हैं। 17 मई 2003 को आखिरकार इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। अब जो जांच में खुलासा होता है वो हैरान करने वाला होता है। दरअसल इस हत्या में केवल अमरमणि त्रिपाठी का ही रोल नहीं था, बल्कि पूरी साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया था। सीबीआई की जांच में सामने आता है कि पहले तो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की मुलाकात यूं ही होती है, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और शादीशुदा और बच्चों का पिता होते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी अपने से आधी उम्र की लड़की मधुमिता शुक्ला से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है। पहले 2 बार मधुमिता जब प्रेग्नेंट होती हैं तो अमरमणि के कहने पर वो अबॉर्शन करवा लेती हैं, मगर तीसरी बार वो अबॉर्शन करवाने से इनकार करती हैं तथा अमरमणि पर शादी करने का दबाव बनाने लगती हैं। इधर इस बात की भनक अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी लग जाती है कि अमरमणि का चक्कर मधुमिता शुक्ला के साथ चल रहा है। इस बात को लेकर मधुमणि त्रिपाठी तथा अमरमणि त्रिपाठी के बीच काफी लड़ाइयां होती हैं, मगर अमरमणि अपनी पत्नी के इन आरोपों को नकारते हुए कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। फिर भी मधुमणि को यकीन नहीं होता है और वो अपने एक करीबी रिश्तेदार भतीजे रोहित चतुर्वेदी से अमरमणि पर नजर रखने को कहती हैं। हमेशा की तरह जब एक दिन अमरमणि मधुमिता शुक्ला के घर मिलने के लिए जाता है तो रोहित इस बात की जानकारी मधुमणि को दे देता है। मौके पर पहुंचकर मधुमणि रंगे हाथ अमरमणि को पकड़ लेती हैं। कथित तौर पर रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद सारी सच्चाई अमरमणि अपनी पत्नी को बता देता है। यहां पर मधुमणि कहती हैं कि अगर मधुमिता शुक्ला को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसी के बाद मधुमिता के कत्ल को प्लान करने के लिए अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी मार्च 2003 में रोहित से मिलती हैं। रोहित मधुमिता को खत्म करने का काम संतोष राय नाम के एक व्यक्ति को देता है। इस सिलसिले में संतोष राय, रोहित चतुर्वेदी और मधुमणि की मुलाकात भी होती है। इस मीटिंग में मधुमणि कहती हैं कि इस काम में जितना पैसा लगेगा वो देने को तैयार हैं, बस ये काम पूरी सफाई के साथ हो जाना चाहिए। इसी के बाद पूरी प्लानिंग के बाद फाइनली 9 मई 2003 को संतोष राय अपने एक और साथी प्रकाश पांडे के साथ मधुमिता के घर जाता है और पहले थोड़ी देर बात करने के बाद सीधे मधुमिता को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद 23 सितंबर 2003 को अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं इस मामले में संतोष राय, सत्य प्रकाश, प्रकाश पांडे, पप्पू, रोहित चतुर्वेदी, मधुमणि त्रिपाठी, अमरमणि त्रिपाठी तथा यज्ञ नारायण दीक्षित नाम के व्यक्ति को कत्ल का आरोपी बनाया जाता है। अमरमणि को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, मगर कुछ ही हफ्तों बाद उसे हाई कोर्ट से बेल भी मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जांच के दौरान पावर और पैसे का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है कि एक के बाद एक कई अहम गवाह मामले से मुकर जाते हैं।
इसके अलावा केस को नया मोड़ देने की भी कोशिश की जाती है। अमरमणि त्रिपाठी पक्ष की ओर से फर्जी सबूत बनाते हुए यह दावा किया जाता है कि मधुमिता शुक्ला 2002 में ही आईआईटी कानपुर के एक छात्र से शादी कर चुकी हैं, मगर आगे चलकर यह दावा झूठा साबित होता है। अमरमणि की तरफ से यह दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि मधुमिता शुक्ला किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। इसके लिए बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी सीडीआर बनवाया जाता है तथा उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है, मगर आगे चलकर यह भी फर्जी साबित हो जाता है। भले ही एक के बाद एक फर्जी सबूत और गवाह फेल हो रहे थे, फिर भी अमरमणि त्रिपाठी पर आंच नहीं आती है और वो आजाद घूमता रहता है। इसी के बाद मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला केस को उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है और इस पूरे मामले को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। अमरमणि त्रिपाठी की जमानत भी रद्द कर दी जाती है। फाइनली उत्तराखंड में इस मामले की सुनवाई शुरू होती है और अमरमणि त्रिपाठी पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित होते हैं। इस कारण 24 अक्टूबर 2007 को इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी समेत कुल 6 लोगों को दोषी करार दिया जाता है तथा सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी समेत बाकी आरोपी भी जेल में ही रहते हैं, मगर 2012 में इन सभी को उत्तराखंड की जेल से वापस गोरखपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कमाल की बात तो ये होती है कि उत्तर प्रदेश में वापस आते ही अमरमणि त्रिपाठी कुछ ही समय तक जेल में रहता है और उसके बाद बीमारी को आधार बनाकर खुद को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करवा लेता है। मधुमणि त्रिपाठी भी बीमारी के आधार पर इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वीआईपी वार्ड में भर्ती हो जाती हैं। 2013 में अखिलेश यादव की सरकार में अमरमणि त्रिपाठी और दूसरे आरोपी सरकार से जेल से रिहा करने का अनुरोध करते हैं, मगर अखिलेश यादव की सरकार द्वारा इस मांग को नकार दिया जाता है। इस कारण अमरमणि त्रिपाठी कभी जेल तो कभी अस्पताल में ही रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2023 तक अमरमणि त्रिपाठी अस्पताल और जेल में ही रहता है, मगर 2023 के अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अच्छे व्यवहार के आधार पर अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया। अब दोनों आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी तरफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। ऐसे ही अपराध की दुनिया से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।